Good morning, students. Beta, this is your lecture number 17. Okay, and I think last lecture of this chapter. So, in our previous in our previous lectures, we have discussed various cell organelles along with their functions. Okay, so in this video, I am going to explain you two cell organelles, that is ribosomes and centrioles. Okay, now what is speciality between ribosomes and centrioles? Beta, these are cell organelles without any membrane. इनके चारों तरफ कोई membrane नहीं होती. देखो हमने पढ़ा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आपने क्या क्या याद करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स. ठीक है, उसके बाद फिर आपने किया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. यहाँ पे आपने करना है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में ही आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाता है. ठीक है, अल्टीमेटली अब हम कर रहे हैं ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम. ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम की. तो राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. ठीक है, इट्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. तो दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. सेल में जहां भी प्रोटीन बनेगा और कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स में बनेगा. ठीक है, राइबोसोम्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल होता है. व्हाई? बिकॉज इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है या ये ऐसे सेल ऑर्गेनल है या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं है. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल. ठीक, कैसा भी सेल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, किसी भी टाइप का सेल. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल. दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल सेल. ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जैसे जितने भी सेल ऑर्गेनल हमने पढ़े हैं, ऑल आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. लेकिन बात करें इसकी तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल. क्लियर? नाउ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल मतलब चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. जस्ट जो है यू मान के चलिए कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ. विदाउट एनी मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल. ठीक है, डिस्कवरी की बात है तो क्लॉड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. ठीक है, नाउ इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें, बेसिकली ये किससे बना हुआ है? ठीक है ना, तो ये किससे बना हुआ है बेटा? आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है. अब आरएनए क्या होता है? आप सभी ने डीएनए पढ़ा है ना, डीएनए. ठीक है, तो डीएनए के जैसा ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको आरएनए बोलते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. जैसे डीएनए होता है वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर. ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस किस चीज का होता है? शुगर का होता है. वहाँ डीऑक्सी राइबोस होती है, यहाँ राइबोस होती है. ये भी न्यूक्लिक एसिड, लेकिन मतलब प्रॉपर्टी न्यूक्लिक एसिड जैसी है, बट एक्चुअल में ये कुछ ऐसा नहीं है. मतलब ये कहीं पे जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, कहीं कहीं पे ये अलग से रोल भी प्ले करता है. तो ये मान के चलिए आरएनए और प्रोटीन मिल के, ठीक है, क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं. ठीक है ना, तो देखो हेंस नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. ठीक है, एक्चुअल में इसका जो कंपोजिशन वाइज जो इसका नाम है वो क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियो यहाँ से आया है और प्रोटीन वर्ड ये है. मतलब इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं और कुछ नहीं होता. क्लियर? ठीक है, पर्टिकुलर टाइप के आरएनए, पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन, बस इस तरीके की चीजें होती है. क्लियर? अच्छा, प्रेजेंट इन ऑल सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन हम कर चुके हैं. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, लेकिन ध्यान रखना विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है. चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. हाँ, अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड पूछ लिया जाए, तब आपने आंसर क्या लिखना है? माइक्रोबॉडीज. ठीक है, तब आंसर क्या लिखोगे? माइक्रोबॉडीज. ठीक है ना, माइक्रोबॉडीज क्या होती है? माइक्रोबॉडीज जैसे पेरोक्सिसोम्स होती है. ठीक है, आगे हायर क्लास में पढ़ोगे आप पेरोक्सिसोम, सीरोसोम, ये सारी चीजें जो है किसमें आती हैं? माइक्रोबॉडीज में. वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होती है, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है. ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं. ठीक है, अब देखो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहाँ पे बनते हैं? देखो सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस. आप सभी ने पहले भी पढ़ा है जब हम न्यूक्लियस का पढ़ेंगे.
हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि एक डेंस न्यूक्लियोप्लास्मिक एरिया होता है जहाँ पे क्या मिलता है हमें, जो है डीएनए मिलता है, प्रोटीन मिलता है और आरएनए मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो आरएनए बना हुआ आरएनए है, मतलब कि जो आरएनए बन रहा है, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसको राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स एक्सेप्ट फॉर 5s आरएनए, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोट्स में अब न्यूक्लियस तो होगा नहीं क्योंकि वहां तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। वहां पे न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, इसीलिए वहां डायरेक्टली कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड नाउ, दीज आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द राइबोसोम, ठीक है। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं राइबोसोम्स के टाइप्स, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में राइबोसोम्स का जो टाइप है, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो देखो राइबोसोम हमने पढ़ा, आपको मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं और किस टाइप के होते हैं, 70s टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब देखो 70s टाइप और 80s टाइप ये क्या है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें राइबोसोम्स के टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, तो बेसिकली राइबोसोम्स बेटा दो टाइप का होगा, ठीक है, दो टाइप का होगा। एक तो कौन सा होता है, 70s, ठीक है, एक क्या होता है, 80s। आगे बात समझिए। अब ये 70s और ये 80s क्या है, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है बेटा, एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग्स यूनिट, श्वेतबर्ग्स यूनिट कह दो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। आगे बात समझ में क्या मतलब है इसका, देखो क्या होता है श्वेतबर्ग्स यूनिट। श्वेतबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसे आइसोलेट आउट किया था, ठीक है ना, इसे बाहर निकाला था। और जब वो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमा रहे थे, ठीक है, मतलब आइसोलेट करने के लिए, तो इन्होंने क्या देखा कि राइबोसोम भी फिर जो है, देखो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का डेंसिटी के बेस पे, ठीक है, डेंसिटी के बेस पे किसी चीज का नीचे जम जाता, बैठ जाता, ठीक है। तो देखो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आप सभी ने देखी भी होगी, घी निकालते हैं, जिससे घी में से घी निकालता है ना घुमा के जोर से, इसी टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। तो क्या होता है, जो चीज भारी होगी वो नीचे रहेगी, जो चीज हल्की होगी वो ऊपर। तो जब इन्होंने देखा राइबोसोम्स को, तो देखा कि राइबोसोम्स की दो लेयर आ रही, एक नीचे लेयर है, ऊपर लेयर है। जो भारी लेयर थी 80s नाम दे दिया, जो हल्की लेयर थी उसको 70s नाम दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं आरएनए और प्रोटीन का कंटेंट यहाँ वेरी करता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास दो अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स आ गए, ठीक है, 70s एंड 80s, ठीक है। तो ये श्वेतबर्ग्स यूनिट, ये ऐसा हम क्या बोलते हैं, ऐसी एक यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बता रही है, ठीक है ना। हायर क्लास में पढ़ोगे कि कितना क्या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। फिलहाल के लिए आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले 70s राइबोसोम, ठीक है, 70s राइबोसोम तो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना, इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होगा बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होगा, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली अवेलेबल होगा। और इन यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होगा बेटा, आपने ध्यान रखना है, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स पार्ट होता है, प्लास्टिड में स्ट्रोमा लगा लो या मैट्रिक्स लगा लो, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, 70s राइबोसोम्स हम पढ़ चुके हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, अब इसकी क्या होती है, दो सब यूनिट होती है, हैव टू अनइक्वल सब यूनिट्स, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं इसकी सब यूनिट बेटा, ये जो 70s है ये 50s और
30s से बना हुआ है। ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है ना, और ये स्मॉल सब यूनिट। क्या मतलब है इस चीज का, देखो इसके भी फिर दो कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 70s के भी दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक छोटा कंपोनेंट होता है, एक बड़ा कंपोनेंट होता है। जो बड़ा कंपोनेंट होता है उसको 50s, ठीक है, और जो छोटा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं 30s। ऐड मत करना, ऐड करने से तो ये 80 दिखाई देता है, मैथ्स अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, यू हैव टू जस्ट लर्न, ठीक है। ये आरएनए और प्रोटीन कंटेंट के बेस पे है कि किसमें कितना आरएनए है, किसमें कितना प्रोटीन है। जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर भी फिर और टाइप्स मिलती है, ठीक है, जैसे यहाँ 23s आरएनए होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपने सिर्फ इतना याद करना है कि 70s की भी दो यूनिट होती हैं, 50s एंड 30s। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये जो दो यूनिट है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों यूनिट अलग अलग रहती हैं, एक साथ नहीं रहेंगी। एक साथ कब आती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम होता है वो किसका होता है, राइबोसोम्स का होता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम 80s राइबोसोम्स, ठीक है, 80s राइबोसोम्स। तो 80s राइबोसोम्स की बात करें तो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में 80s एब्सेंट होगा। और यूकैरियोटिक सेल में भी कहाँ पे होता है, दो जगह पे देखोगे आप, तीन जगह पे लगा दो, ठीक है, तीन जगह पे लगा दो। कहाँ पे, और RER मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने देखा था फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो आपको जो राइबोसोम्स मिलेंगे वो कैसे होंगे बेटा, 80s, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलते हैं, वो भी कौन से होते हैं, 80s। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होते हैं वो भी कौन से होते हैं, 80s, ठीक है। जहां तक इसके यूनिट्स की बात है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल सब यूनिट्स, ठीक है। कौन कौन सी होती है इसके सब यूनिट्स बेटा, यहाँ पे जो सब यूनिट होगी दैट इज 60s एंड 40s, यहाँ पे जो सब यूनिट होती हैं वो कौन सी होती है, 60s एंड 40s। आगे बात समझो। अब देखो तो ये तो बात है आपके 80s राइबोसोम्स, ठीक है ना। राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, जिसको आरआरएनए कहते हैं। आरएनए देखो सेल में तीन टाइप का होते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो बेसिकली राइबोसोम जो राइबोसोम में जो आरएनए होता है उसको आरआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। आरएनए इन राइबोसोम्स इज नोन एज आरआरएनए। आर यहाँ पे छोटा लिखना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। अदर आरएनए भी होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए भी होता है, बट हमें आरआरएनए की बात करनी है, क्लियर, ठीक है। अब देखो एक और चीज, ये जो यूनिट्स होती हैं स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ये वाली लार्जर थी, ठीक है, लार्ज थी, और ये वाली स्मॉल थी। तो चाहे 70s की हो या फिर 80s की यूनिट्स, कभी भी साइटोप्लाज्म में एक साथ इकट्ठा नहीं होती। इकट्ठा कब होती है, मतलब 70s और 70s की जो सब यूनिट्स, 50s और 30s, या 80s की 60s और 40s एक दूसरे के साथ कब आती हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उससे पहले नहीं आती, ठीक है ना। तो बेसिकली चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लिखवा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या कहा मैंने कहा कि जो बेसिकली
बेसिकली क्या कहा मैंने, बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, लार्जर एंड स्मॉलर, ठीक है ना, रिमेन इन dissociated form in cytoplasm, ठीक है. They show association only during protein synthesis, ठीक है, under specific मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, और वो भी कितने होते हैं, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है. इतनी कंसंट्रेशन पे ये क्या करती हैं, जो है एसोसिएशन शो करती है. मतलब ये जैसे मान लो 30S है, ये जो है 50S, दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन एक दूसरे के नजदीक, ऐसे एक दूसरे के नजदीक जो है ऐसे एसोसिएशन कब शो करेंगी, ये 50S और 30S, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो. उससे पहले जो है ये जो है एक दूसरे से डिटैच्ड फॉर्म में रहते हैं. क्लियर, ठीक है. फंक्शन क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. फंक्शन की जहां तक बात है, फंक्शन की जहां तक बात है, तो दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, ठीक है. थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पढ़ना है तो देखो, जो प्रोटीन बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बेसिकली ईआर की मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है. और जो प्रोटीन सेल के अंदर के रखने के लिए होते हैं, ठीक है ना, वो राइबो जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं वो बनाते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना. तो ये सब चीजें आप हायर क्लास में पढ़ोगे. एंड हेंस नोन एज, क्या बताया था, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं. आगे बात समझ में, ठीक है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज सेंट्रोसोम, ठीक है. तो देखो बेटा, सेंट्रोसोम आप सभी ने देखा है. सेंट्रोसोम कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ठीक है ना. आप जिसे सेंट्रियोल्स बोल रहे थे, एग्जैक्टली अगर उसका नाम देखा जाए तो वो क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, ठीक है ना. क्योंकि सेंट्रियोल इज पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम, बट जनरली बुक्स पे सेंट्रियोल्स लिखा हुआ होता है, ठीक है. तो देखो, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना, और सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा आपको. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स, सेंट्रोस्फीयर एंड सेंट्रियोल्स. देखो, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक सेंट्रियोल है. यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल. एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं. सामने से देखोगे तो इस तरीके के गोल स्ट्रक्चर से दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में ये ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. और इसके चारों तरफ एक एरिया होता है जिसमें कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल रहेगा. उस एरिया को, साइटोप्लाज्मिक जोन को क्या कहा जाता है, सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है. आगे बात समझ में, ठीक है. तो इस तरीके से आपने चीजें याद करनी है. और इस पूरे स्ट्रक्चर को, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोसोम को मिला के हम, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर को मिला के क्या कहते हैं, हम सेंट्रोसोम, ठीक है. अब अगर आपसे कोई पूछे, बस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है या सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, तो देखो, सेंट्रोसोम बेसिकली क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है ना, उसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना. दे प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवाइड करता है तो ये पोल की फॉर्मेशन करता है, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करता है और पोल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है. तो जब आपसे कोई पूछ ले कि फंक्शन क्या है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ
सेंट्रियोल। क्लियर? तो आपने क्या बताना है फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल के अंदर कि दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ठीक है ना? सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। ठीक है? क्या करता है? माइटोटिक स्पिंडल। अब पूछोगे मैम ये माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है बेटा? देखो ये हायर क्लास में आता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है ना तो उस टाइम पे जो मतलब जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये सेल हो गया, सेल में सेंट्रियोल्स कुछ इस तरीके से आ गए। ठीक है? ये सेंट्रियोल्स कुछ इस तरीके से आ गए और ये सेंट्रोस्फीयर बन गया। ठीक है? और अब यहाँ से कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती है। आपके सिलेबस में नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसलिए मैं नहीं बता रही, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो ये जो पोल पे जो एरिया है जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स राइज करती है, तो सेंट्रियोल में बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है। ठीक है ना? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, एमटीओसी जिसको बोलते हैं, जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है? अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो देखो अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर सेल क्या नहीं है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट हो जाए, अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा? ठीक है? तो ऑब्वियसली वो सेल क्या नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है? लेकिन उसमें जो डिवीजन है वो इस तरीके के स्पिंडल फॉर्मेशन से नहीं होता है। ठीक है? जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं होते, फिर भी डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन के लिए सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है वो अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना? अब देखो आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा एनिमल सेल है जहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट, ठीक है ना? इन न्यूरॉन्स, हमारी जो लॉन्गेस्ट सेल है, न्यूरॉन्स जो होते हैं खास करके ब्रेन वाले, सभी न्यूरॉन्स में नहीं कह सकते, जो ब्रेन में जनरली न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है? इन न्यूरॉन्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, hence they cannot be easily regenerate। देखो रीजनरेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर न्यूरॉन्स हमारे, तो आपने सभी ने सुना है कि हमारे ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो जनरली ठीक नहीं होती। क्यों ठीक नहीं होती? क्योंकि ब्रेन की जो इंजरी होती है, ब्रेन में हमारा पूरा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना हुआ और न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। तो देखो अगर सेंट्रियोल्स एब्सेंट है तो वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो मान लो कि एक सेल डैमेज हो गया तो उससे नया सेल नहीं बनेगा। ठीक है? तो नया सेल जब नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली रीजनरेशन नहीं होगा। ठीक है? जो अगर आपको कोई भी चोट लग जाए, ठीक है, ब्रेन के अंदर कोई भी चोट लग जाए तो आपको क्या होगा, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे क्या है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट। आगे बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है? मैंने लगभग सारी चीजें आपको करवा दी। फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैं वीडियो नहीं भेजूंगी, क्लास तो है मेरी बट कल वीडियो नहीं भेजेंगे। कल हम क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना? यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चन भी करने हैं आपको और जो एक्सरसाइज है वो भी करनी है। प्लस एटलीस्ट जो है आपको 1 वर्ड वाले, यू मान के चलिए एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस आपको अपने आप बनाने हैं, 1 वर्ड वाले अपने आप बनाने हैं सेल वाले चैप्टर। एक असाइनमेंट में दे दूंगी तो आपका सेल वाला चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए ताकि चीजें अच्छे से क्लियर आ जाए। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।